सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। मंजरी, हमारे दैनिक जीवन में कई सारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ काम ऐसे आ जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है या हम मन में ये सोचते, अरे ये तो परीक्षा की घड़ी है बिल्कुल ऐसा लगता है। और फिर उसको काम करने के लिए, उस परीक्षा की घड़ी को हल करने के लिए हम लोग जी जान से जुट जाते हैं, चाहे वो घर के काम हो चाहे कहीं के भी हो। बिल्कुल। और ये जो परीक्षाएं हैं जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा का मतलब ये होता है कि जब हम हमारी स्टूडेंट लाइफ है, जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, केवल उसी समय होती। उसके बाद भी जब आप नौकरी पर जाते हैं, वहां भी कई परिस्थितियां ऐसी आती है जब वो एक परीक्षा देने की तरह ही होता है। या फिर दैनिक जीवन में भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनको बड़ा करना एक चुनौती का काम होता है। या घर में कुछ ऐसी और भी अनेक परिस्थितियां आ जाती, बुजुर्ग होते हैं, उनकी कोई परेशानी होती। तो इस तरह से जीवन जीते जीते जब कई बार हमें ऐसा लगता है कि ओहो ये तो बड़ी हमारी मुश्किल परीक्षा की घड़ी है, लेकिन जैसे तैसे हम अपनी समझदारी से या पूर्व नियोजित जो हमने थोड़ी सी प्लानिंग करके रखी उस हिसाब से, या फिर जो परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, उनको किसी तरह से निपटते हुए यूं कह सकते हैं कि परीक्षा में हम पास होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जैसे क्योंकि हम लोग घर में भी कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आपके घर में मेहमान ही आ रहे हैं और आपको कई तरीके की चीजें बनानी है, तो वो भी एक तरीके का होम साइंस का प्रैक्टिकल जैसा हो गया कि आपको तैयारी करनी है और अच्छा सा बना के प्रेजेंट करना है। और अगर उसने तारीफ करी तो समझ लीजिए आपको नंबर तो मिल ही गए, है ना। तो ये चीज भी होती है। तो कहने का मतलब ये, कोई भी काम करना है तो आपको उसकी योजना तो पहले से बनानी ही पड़ती है। और परीक्षा जो होती है, वो बच्चे ये ना समझे कि केवल हम पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट है, युवा हैं, वही हम परीक्षा देते हैं, बल्कि परीक्षा एक ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन ये इसी के साथ एक बात और भी जुड़ी है कि जब ये शब्द आ जाता है ना परीक्षा, तो ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी घबरा देता है, थोड़ा सा घबरा देता है। और साथ में मंजू जी, परीक्षा के नाम से बुखार भी चढ़ जाता है। अक्सर यही होता था कि जब परीक्षा के दिन आ रहे हैं तो बस आ गया, टेम्परेचर हो गया। हाँ, तो यही इसी विषय पर तो हम आज इसीलिए हमने चुना ये शब्द, ये जो विषय है कि भाई आप ऐसा ना करें कि बुखार आ जाए, ऐसा नहीं करें, बल्कि थोड़ी सी अगर तैयारी इसकी पहले से हो और बड़ी सकारात्मकता के साथ अगर आप पढ़ाई करें, तो आपकी जो ये परीक्षा वाली जो घड़ी है बड़ी आसानी से निपट जाएगी। और चूंकि फरवरी महीना अब शुरू हो चुका है, तो जल्द ही परीक्षाओं का दौर भी आने वाला है। और इस वर्ष तो वैसे ज्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन ही पढ़ाई की, और हो सकता है कि उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही हो, लेकिन फिर भी परीक्षा तो परीक्षा ही होती है। और बच्चों और युवाओं का इन परिस्थितियों में चिंतित होना स्वाभाविक बात है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि परीक्षा से घबराने की बजाय अगर शांत मन से पढ़ाई करें तो इससे क्या होगा, मन प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो एकाग्रता बनी रहेगी, और एकाग्रता के साथ आप ठीक तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार जाने अनजाने अभिभावक व शिक्षक परीक्षा को इस तरह पेश करते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करने की बजाय डरने लगते हैं। ऐसा ना करें, यानी परीक्षा को हवा ना बनाकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी ज्यादातर ये कहते हैं परीक्षा के पहले, पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, मतलब उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आपके पीछे पढ़ने से बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। अगर वो किताब लेके बैठेगा तो उसे सारे अक्षर तो शून्य समझ में आएंगे, कोरे लगेंगे। लेकिन जिस समय वो मन से बैठता है पढ़ने, वो ही समय उसके लिए अच्छा होता है कि माइंड तेजी से कैच करता है। तो उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ एक बात और ये भी जुड़ी हुई है, जो हमने कहा ना कि परीक्षा को हवा न बनाए। कई बार जब बच्चा 10वीं और 12वीं में आता है, जब बोर्ड की परीक्षा होती है, तो ज्यादातर क्या होता है ना, माता पिता भी और कुछ शिक्षक भी कुछ इस तरह की बातें करते, अरे तुम 10वीं में हो, तुम्हें पता है कि नहीं है, 12वीं में हो, 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होती है। यानी उन्हें तब, जब साल की शुरुआत होती है, तभी से ये प्रेशर एक दिमाग में बना दिया जाता है कि 10वीं और 12वीं और कुछ इस तरह की क्लासेस हैं जो कि बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो वो है इसलिए क्योंकि आगे जब कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है या किसी खास स्ट्रीम में अगर एडमिशन लेना हो, तो वहाँ अंकों का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल। और हाई स्कूल की ही मार्कशीट
बातचीत वहाँ पर देखी जाती है। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उनसे ये कहें कि भई ये महत्वपूर्ण है, आपको इसको ठीक तरह से पढ़ाई करना है क्योंकि आपको आगे वहाँ जाना है, वहाँ तो इस तरह से समझा करके बिल्कुल। बात बताई जाए, तो बच्चे उस बात को समझ करके बिल्कुल। पढ़ाई करेंगे। अन्यथा अगर आप बहुत अगर हवा उसका बना करके रख देंगे, तो बच्चा और डर जाएगा और हो सकता है कि जितनी पढ़ाई उसकी क्षमता है बिल्कुल। कर पाने की, शायद वो हाँ, भी ना और कर वैसे पाए। भी मंजू जी क्या है कि जब बच्चे आपके 10th में आ गए हैं, तो आप शुरुआत से उसको जो आपने जैसे बोला है कि ये चीज़ प्रेशर मत डालिए, तो उसकी बजाय आप ये करिए कि बच्चे से बोलिए नियमित काम को करो। अगर आज आपको याद करने को दिया गया है तो आप आज ही याद करके बैठ जाइए, अपना होमवर्क समय से कीजिए, रोज आप 7-8 घंटे पढ़ाई पर दीजिए। तो आपको आखिर में जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो आपको सिर्फ रिवीजन का काम बचेगा और आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहेगा। तो बिल्कुल। ये नियम अगर बच्चों में अगर हो जाता है, आप डाल पाती हैं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना कि पढ़ाई और परीक्षा का जो अनावश्यक दबाव होता है ना, वो लेना ठीक नहीं है। दबाव अगर सीमित रहे तो अच्छा होता है। जैसे कि नमक की मात्रा का हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें नमक का अगर सही मात्रा में हो तो वो स्वाद उसका अच्छा होता है, लेकिन जब नमक ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार से जो पढ़ाई का जो प्रेशर होता है या दबाव होता है, वो भी सीमित मात्रा में रहना चाहिए, इतना कि उसको समझ में आए कि हाँ हमें पढ़ाई की चिंता करनी है, ना कि उसका बहुत सारा टेंशन ले लेना है। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ घंटे अगर मनोरंजन में आपने दे दिए तो कोई गलत बात नहीं है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और चिंता का सकारात्मक पहलू तो ये होता है कि व्यक्ति खतरे को भांपकर सावधान हो जाए, फिर पर्याप्त तैयारी करके सफलता के लिए प्रयास करे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिस्पर्धा चल रही है, पर हमें ये भी समझना होगा कि अगर किसी रेस में भाग लिया है तो प्रथम कोई एक ही आएगा। तो ये नहीं सोचे कि हर आदमी अगर यही सोचेगा हम ही फर्स्ट आएंगे, हमारा बच्चा ही फर्स्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप मेहनत बस करिए। बिल्कुल, यही प्रेशर होता है ना, जब माता पिता कह देते हैं या स्कूल में कोई कह देता है कि अध्यापक कह देते हैं कि अरे तुम्हें तो प्रथम आना है, बिल्कुल फर्स्ट तुम्हें ही आना है, इतने % तो तुम्हारे आने ही चाहिए। तो जब ये प्रेशर जहां पर बन जाता है, वहां फिर बच्चे का जो दिमाग है वो बड़ा तनाव में आ जाता है और वो सोचता है कि अब क्या करूं, अगर इतना नंबर नहीं आया तो माता पिता नाराज हो जाएंगे या फिर कुछ और घटना हो जाएगी, या फिर मुझे जहां जाना है एडमिशन वहां नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो जाएंगे। ये जो बातें होती है ना, ये बच्चे के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है। और मंजू जी, बच्चे को तो आप पहले से ही समझा के रखें कि पढ़ाई का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम्हारा भविष्य बनेगा, तुम्हारे सपने सारे अपने जो भी तुम चाहते हो ख्वाब पूरे करने, वो तुम पढ़ाई के द्वारा ही कर सकते हो, उसी से तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो अपने समय को अनुशासन में रख करके, अब सीमित समय जो है तुम्हारे पास है पढ़ाई का, उसमें अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने कोर्स को पूरा करो। कभी भी अगर नहीं जा पाए स्कूल तो अपने दोस्तों के साथ नोट्स वगैरह ले लो, लेकिन एकदम अलर्ट रहो। बिल्कुल, ये बातें काम समय पे होना चाहिए। बिल्कुल, ये बातें समझाना उन्हें जरूरी है, लेकिन उनके ऊपर ये इस बात का प्रेशर बनाना ठीक नहीं है कि ये तुम्हें इतने % लाना ही है, प्रथम आना ही है, नहीं आए तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। ये गलत है। ये बात है ना प्रतिस्पर्धा वाली, ये गलत हो जाती है। तो जब प्रतियोगिता जैसा उन्हें लगता है, प्रतिस्पर्धा जैसा लगता है, तो होता क्या है कि प्रतियोगिता में पिछड़ने का मतलब जीवन में असफल होना नहीं है, है ना। जिंदगी में सभी को विभिन्न प्रकार के अवसर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, और हर एक के लिए प्रगति के अनेक द्वार हमेशा खुले रहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और उस समय जब ये आपको अवसर मिलते हैं, उस समय जरूरत होती है इन अवसरों को पहचान कर उनका उपयोग करने की, यही असली सफलता होती है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि असफलता या सफलता का आप हो गए तो निराश हो गए, ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक बार सफल नहीं हो पाए, कुछ कम नंबर आए, तो सोचिए कि गौर कीजिए कि किस जगह कम आए हैं, कितनी आपने तैयारी करी थी, तो आप थोड़ा सा उस पर और समय दे दीजिए, तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे। और जीवन में बाद में भी चाहे अगर समझो 10वीं या 12वीं की पढ़ाई की अगर हम बात करें या कॉलेज की बात करें,
प्रथम स्थान पर नहीं भी आए, चलो 8वें नंबर पर भी आ गए तो भी ठीक है। हाँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे प्रगति के सारे द्वार बंद हो गए, है ना। आगे कई ऐसे अवसर आते हैं जब आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है, तो उस समय आप अपने आप को साबित करके बताइए। इन नंबरों के आधार पर केवल ये धारणा बना लेना है कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये 10वां या 20वां नंबर है और ये 20वें नंबर पर जो व्यक्ति आया वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं अपनी ही बात करूं तो मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन ठीक है, हमें जहां मौका मिलता है या जो प्रतिभा हमारे अंदर होती है तो उस अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। और कई बार ये भी होता है मंजू जी कि जो मतलब लगातार फर्स्ट आ रहा है, वो दूसरा बच्चा सेकंड आ रहा है, तो आगे चल करके भविष्य में क्या होता है कि जो सेकंड आ रहा होता है वो अच्छी जगह निकल जाता है और फर्स्ट वाले को उतना मौका नहीं मिल पाता है। तो क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि किस बच्चे में कितना गुण है। हाँ, मतलब केवल पढ़ाई को किसी की सफलता का पैमाना ना समझे, बल्कि उनके अंदर अनेक दूसरी भी बातें होती है, छुपी होती है, प्रतिभाएं होती है, उन्हें पहचाने। और बच्चों का कर्तव्य केवल इतना होता है, या युवाओं को कर्तव्य ये होता है कि वो एक सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहें। परिणाम जो निकलना है वो निकलेगा। लेकिन हाँ, कुछ उपाय हैं जो काम आएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हल्का भोजन लें, सलाद और फलों का सेवन करें, मन और बुद्धि को एकाग्रचित्त रखें, दिन रात केवल पढ़ाई नहीं, थोड़ा समय शारीरिक श्रम के लिए भी निकालें, हल्का व्यायाम करें, थोड़ा सा घूमें फिरें और बीच में गर्दन, कंधे को और हाथ घुमाकर सूक्ष्म व्यायाम भी आप कर सकते हैं। पोस्चर हमेशा पढ़ते समय हमेशा ठीक रखना चाहिए और पढ़े हुए चैप्टर्स को रिवाइज करें और पढ़ाई की प्लानिंग जरूर बनाएं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो बच्चे इस तरह से करते हैं और तो वो हमेशा सफलता की ओर आते ही हैं। और हम ये कहेंगे कि अगर कभी सफलता नहीं मिले तो निराश ना हो, जिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल हम लोग एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब
यार अपने सबके दिलों में अरमा ये है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर गालों में खिलती कलियों का मौसम आंखों में जादू होठों में प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वैसे माता पिता तो सभी के यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे कि माँ बाप का नाम रोशन हो, कुछ बड़ा अचीवमेंट उनका हो। ये सपना हर माँ बाप का होता है। और ये जब गाना आया था तो उस समय सभी अपने बच्चों को ये गाना सुनाते जरूर थे। बिल्कुल, हाँ, बड़ी खूबसूरती से। और इसमें जो कॉलेज की जो लाइफ है इस फिल्म में, कयामत से कयामत तक फिल्म का गाना है, ये बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो यूं भी सुनने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। बहरहाल जिस विषय पर अभी हमने बात की थी, हमारे एक श्रोता ने कमेंट किया है उसके ऊपर कि सही बात है, हमेशा मनुष्य को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और भी कार्य। पॉजिटिव सोच के साथ ही शुरू किया गया कार्य सफलता की ओर बढ़ाया जाने वाला एक कदम ही होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिख के भेजी है और हम इन श्रोता सखा को शुक्रिया कहते हैं। और अब कुछ बातें ऐसी होती है ना मंजरी, जिन्हें हम पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमसे कुछ कहा, किसी व्यक्ति के बारे में कहा और हमने अपनी सोच वैसी ही बना ली। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक बात नहीं है। आप अपनी कसौटी पर उस बात को, उस व्यक्ति को कसें और सोचें कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो इसी विषय कहने पे नहीं आना चाहिए, है ना। और ये कहा गया है कि मनुष्य ग्रहों पर पहुंच गया है पर अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ पाया है। किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनी सुनाई बातों पर कोई धारणा बना लेना, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। और ये पूर्वाग्रह सच हो ये जरूरी नहीं है। अगर हम दो सहेलियों का वार्तालाप सुनेंगे ना मंजरी, तो होता क्या है कि एक सहेली दूसरी सहेली से तीसरी सहेली के बारे में कुछ बातें कहती है जो उसके अनुभव या सोच के हिसाब से होती है, लेकिन दूसरी सहेली उन्हीं बातों के आधार पर तीसरी सहेली के बारे में कुछ धारणाएं बना लेती है कि वो ऐसी है
या वैसी है, तो इस बात को हम कहते हैं पूर्वाग्रह पालना, है ना? बिल्कुल। और जैसे कि ये बात है कि एक दूसरे ने एक दूसरे से कहा और आपने सोच लिया, उसके बारे में इमेज बना ली, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जिसके बारे में कहा जा रहा है, आप उससे बात करके देखिए वो कैसा है, इसको आप खुद जज कीजिए। आपसे अच्छा जज करने वाला कोई नहीं होता है ना? हाँ। तो ऐसे ही होता है कि कुछ दिनों बाद जब दूसरी और तीसरी सहेली आपस में मिलती है, तो दूसरी सहेली को पता चलता है कि अरे ये तो वैसी नहीं है जैसा मुझे बताया गया था। हाँ। तब जाकर वो जो गलत धारणाएं बदलती हैं, हमारे जीवन में भी इसी तरह की घटनाएं होती रहती। कई बार होता है आप किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिल रहे हैं, तो तीसरा बोलेगा कि यार वो तो बड़ी घमंडी है। इस तरह के विचार आ जाते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे ना, तो बोलेंगे आपके बारे में तो ये सुना है, तो भाई उसको कहना पड़ता है कि ऐसा क्यों। हाँ, मतलब आस पड़ोस में भी ऐसा होता है, रिश्तेदारी में भी होता है। जब आप ऑफिस में जाते, किसी नया ऑफिस ज्वाइन, मतलब अगर आपको ज्यादा समय हो गया तब तो आप पहचानने लगते हैं सबको। लेकिन जब आप किसी नए ऑफिस में जाते हैं, वहां भी नए लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों का काम होता है ये, तो वो सोचते हैं कि कहीं ये व्यक्ति अच्छा है, ये पता ना चल जाए, इसलिए पहले ही आकर के वो आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे। अरे इससे बात मत करना, हाँ ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसी बातें होती रहती तो हैं। उसकी इमेज हाँ। जो पे बहुत असर पड़ता है हाँ। कि वो तो एकदम शांत अपने काम में मगन है, लेकिन तीसरे पर्सन ने या दूसरे पर्सन ने उसके बारे में इमेज जो है वो अलग तरीके की फैला दी है, तो ये गलत बात है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें थोड़ा। और किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले आप पहले थोड़े समय अगर उनके संपर्क में आएंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर थोड़ा उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, और उसके बाद मन में किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह बनाइए या कोई धारणा बनाइए। इसीलिए मंजू जी बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि अपनी आंखों पर और अपने कानों पर भरोसा रखना चाहिए, है ना? और लेकिन कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आंखों देखी भी झूठ हो सकती है। हाँ, वो चीज है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आंख कान खोल के रखते हैं, तो हम कुछ हद तक उस सत्यता के करीब पहुंच जाते हैं। और सचेत रहना जरूरी है। सचेत रहते, कहने का मतलब बुजुर्गों का यही था कि आप सचेत रहें और सामने वाले को आप जज करें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, उसके व्यवहार को आंकें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति वाकई में अच्छा है, लेकिन इसको दूसरा व्यक्ति खराब बता रहा है। तो हम किसी के बारे में सोचते कुछ और हैं और वो निकलता कुछ और है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपने व्यवहार को भी परखें और सोचें कि कहीं हम किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी के बारे में अच्छी या बुरी कोई धारणा ना बनाए। पूर्वाग्रह पालने से सामने वाले के प्रति हमारा व्यवहार सहज नहीं रह पाता है, इसलिए पूर्वाग्रह को मन में ना पनपने दे, अपना व्यवहार सामान्य रखें। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी के कहने पर आप मत जाएं, आप खुद उस चीज को समझें। हाँ, हमारे मन में ऐसा वो बात पहले से आ जाती है और वही बात हमारे व्यवहार में भी झलकने लगती है, क्योंकि किसी ने हमसे कह दिया कि भाई ऐसा है, तो हम ये सोचने लगते हैं हाँ वैसा, और हम उसके साथ व्यवहार भी वैसा करने लग जाते हैं। तो जब तक आप निश्चिंत ना हो जाए, इस बात के प्रति आश्वस्त ना हो जाए कि हाँ ये बात सत्य है या नहीं है, तब तक अपने व्यवहार में बदलाव मत लाइए। तब तक आप बिल्कुल सामान्य, जैसा किसी भी व्यक्ति से सामान्य तौर पर जो व्यवहार किया जाता है वही कीजिए। और समाज में व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं में जीता है, जैसे कि उन भूमिकाओं के अनुसार ही उसका व्यवहार भी रहता है, इसलिए वो किसी से या तो सख्ती से पेश आता है तो किसी से नरमी से पेश आता है। यानी ये निर्भर करता है कि वो उस व्यक्ति के साथ उसकी भूमिका क्या है। क्या सख्ती की जरूरत है तो वो सख्ती भी करेगा, लेकिन जिसके साथ सख्ती हुई फिर वो ये दूसरे को जाके कहता है नहीं नहीं वो मतलब वो बहुत ऐसा व्यक्ति है ना, वो बड़ा मतलब है कि एक के मुंह से बात निकली दूसरे के तक गई, दूसरे से तीसरे तक गई और बात बिगड़ती जाती है जब तक कोई समझदार व्यक्ति ना हो पहला वाला। तो इस आधार पर उसे सही या गलत और अच्छा या बुरा ठहराना ये कदापि उचित नहीं है। यानी आपके साथ क्या व्यवहार है और क्यों है, इस बात को परखें और उसके बाद ही उस व्यक्ति के प्रति धारणा बनाएं। और अपनी बुद्धि, समय तथा क्षमता का उपयोग नए नए लोगों से मिलने तथा सकारात्मक चिंतन में करें, न कि पूर्वाग्रह पालने में। पूर्वाग्रह की बेल हमारे मन में नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। इसे पोषण देने से पहले जरा सोचें कि कहीं हम गलत तो नहीं है। और कई बार वाकई ये होता है कि हमसे कोई कह देता है कि ये फलाना ठीक नहीं है, हम वैसा बना लेते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ये तो अच्छा है, तो फिर अपने को एक आत्मग्लानि का अनुभव होता है। तो भाई इस तरह की ग्लानि से आप बचें और समझें सामने वाले को। हाँ, गाना तो बिल्कुल सुनेंगे।
कितनी अकेली, कितनी तन्हा से लगी, उनसे मिलके मैं आज कितनी अकेली। काश वो मेरे बन के पास यूं कभी आते, काश वो मेरे बन के पास यूं कभी आते, खुलते द्वार बाहों के तंदिए से जल जाते, प्यार के बिना है ये मन मेरा जैसे सोनी हवेली, कितनी अकेली, कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी, उनसे मिलके मैं आज कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी, उनसे मिलके मैं आज कितनी अकेली। ऐसा नहीं होना चाहिए ना मंजरी के किसी से मिलने के बाद अकेलापन लगे। तो हम पूर्वाग्रह की बात कर रहे थे, हमारे कुछ श्रोताओं ने इस विषय पर कुछ कमेंट किए हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए और गलत फहमी फैलाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिल्कुल। और एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि किसी बात पर भी अपने पूर्व से ही विचार बना लेना सही नहीं होता है। जो हम सोचते हैं कभी कभी वो नहीं होता है, और जो होता है वो हम सोचते नहीं है। क्या बात है, हमारे श्रोता सखा ने बहुत अच्छी बातें लिखकर भेजी है। तो इन सभी का शुक्रिया कहते हैं कि वो सब हमसे लगातार फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन हम करियर की बातें करते हैं। और आज जो हम विषय लेकर के आए हैं करियर से संबंधित, वो कुछ जंतुओं, जीव जंतुओं से जुड़ा बड़ा हुआ प्यारा है, सा रहता है, पशुओं से छोटा जुड़ा। सा रहता है, हाँ। गोदी में आ जाता है तो बड़ा प्यारा लगता है ना? हाँ, और देखिए हम मनुष्य हैं, लेकिन जो जीव जंतु प्राणी जानवर है, जानवर। वो उनके अंदर भी संवेदनाएं होती है, बिल्कुल। उनके अंदर भी सुख दुख की भावना होती है, अपनत्व की भावना होती है, वफादारी होती है। बिल्कुल। तो और हमें वो छोटे से जानवर का जो भोलापन होता है ना, वो भी दिल को और मन को बहुत भाता है ना? तो हमें उनसे भी प्रेम रखना चाहिए, जी। दया का भाव रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो डॉग ब्रीडिंग जो है, उसमें करियर हम किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि कुत्तों की प्रजाति को बढ़ाना, उन्हें ठीक तरह से बड़ा करना, उनकी देखभाल करना, उनके खान पान का ख्याल करना, तो ये भी एक करियर का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई बिजनेस शुरू करने का मानस बना रहे हैं, तो बाजार में कई ऐसे अवसर हैं, उनमें से एक है डॉग ब्रीडिंग, जिसे हम करियर के रूप में अपना सकते हैं। और इस व्यापार के लिए बुनियादी जरूरत है कि आपको डॉग्स यानी कुत्तों से, यानी कि श्वान से प्यार होना चाहिए। और आज डॉग ब्रीडिंग और सेल परचेस एक स्थापित रोजगार बन चुका है। इस तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हालांकि इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि डॉग की सेहत, ब्रीड की पहचान, स्थान व मार्केटिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जगह जगह पर होने वाले डॉग शो में जाना होता है, ताकि हमारे पास जिस नस्ल के डॉग हैं उन्हें प्रदर्शित किया जा सके। इसमें बिक्री करने में भी सहायता मिलती है। और वहीं जब हमारे पास अगर हम डॉग को रखते हैं अपने घर में, तो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इस ब्रीड की डॉग को क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन सा क्लाइमेट, इसको वातावरण सूट करेगा या नहीं करेगा। साथ साथ उसके भोजन पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि उसको कौन सा भोजन देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो अच्छी नस्ल के डॉग के लिए लोग कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्केट में अच्छी किस्म के सेहतमंद डॉग्स के कद्रदान काफी लोग हैं, इसलिए ये एक अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। और डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस घर से शुरू किया जा सकता है। साथ ही ये व्यापार मार्केटिंग और विज्ञापनों पर भी ज्यादा खर्चा नहीं मांगता है। कुछ जोड़े डॉग के साथ इस व्यापार को शुरू किया जा सकता है।
उनका ठीक तरह से पोषण करें, समय-समय पर टीकाकरण करवाएँ, उन्हें नहला-धुलाकर साफ रखना, समय पर उनके बालों की कटिंग करना, ये सब काम करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ ये भी करना पड़ता है मंजू जी कि डॉग की एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। उनको हम सारी चीज़ें सिखा सकते हैं कि ये पेपर उठा के लाना, उछल-कूद करना, जंप लगाना, ये सारी चीज़ें, और साथ में उनको ले जाकर के आप किसी खुले स्थान पर दौड़ाना, क्योंकि उनके पैरों की एक्सरसाइज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो उनके लिए खुला वातावरण भी चाहिए, जिसमें आप उनको ले जाकर के दौड़ाएँ, वो फुर्तीले रहें, एक्टिव रहें, उनको पैरों की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यानी कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरह से इनकी भी देखभाल करके हमें बड़ा करना पड़ता है। और जैसा कि हमने बताया कि इनके बहुत सारे शो होते हैं, वहां जाकर के आप प्रदर्शनी में इनको ले जाते हैं, तो कोई भी लोग इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। और इसके अलावा प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी करने के लिहाज से उसे तैयार करना पड़ता है और उन्हें शो में ले जाकर आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि डॉग से प्यार करना आपको बेहद जरूरी है। अगर प्यार होगा तभी हम उनकी उचित देखभाल कर सकेंगे। यानी अगर आप इस बिजनेस में जाना चाहते हैं तो पहले इस बात के प्रति आप आश्वस्त हो जाएं कि आप जानवरों से प्यार करते हैं या नहीं, क्योंकि वहां बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर ये धैर्य नहीं होगा, बीच में ही अगर आप अपना धैर्य खो देंगे तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपको फिर फायदे की बजाय और नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। और जब बात आती है डॉग शोज की, तो आपने देखा होगा मंजू जी, कितने सुंदर सुंदर डॉग्स होते हैं और उनको इतना ड्रेसअप किया जाता है, उनकी ड्रेस पर इतना अच्छा खर्चा होता है। पहनावा दिखे तो लगेगा फ्रॉक पहना दी गई है, उसके रिबन भी बांध दिया गया है, शूज भी दिखते हैं, तो सब चीज देख कर ही बड़ा अच्छा लगता है। और उनकी जो चलते हैं तो वो भी चीजें बड़ी आकर्षित करती हैं मन को। और इसी तरह जब व्यापार शुरू करने के लिए वैसे तो किसी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, किंतु इस व्यापार में आपके पास अगर जानवरों से संबंधित और व्यापार से संबंधित कोई डिग्री है तो इस व्यापार में वो सहायक सिद्ध होगी। डिग्री जैसे कि एनिमल साइंस, रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी और फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशंस, बिहेवियर, ये सब विषय उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में भी डिग्री सहायक होती है। हाँ, और जब कमाई की बात आती है तो एक बात और भी यहाँ जुड़ती है कि जैसे कई लोग घरों में अपने घर में छोटे छोटे डॉगी रखते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनको पालने की आदत होती है। लेकिन जैसे वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है कि अब इसकी देखभाल कौन करेगा। तो ये जो डॉग ब्रीडिंग में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो ये काम भी कर सकते हैं कि जो मालिक अगर बाहर जा रहे हैं जैसे 10 दिन 15 दिन के लिए, तो वहां छोड़ जाते हैं, वो उनकी केयर करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं और जब वो वापस आते हैं तो ले लेते हैं। तो यानी कि 10 या 15 दिन या 1 महीना जितने भी दिन आपने उनको रखा है तो उसके लिए वो आपको जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मेहनत देंगे, तो वो भी एक कमाई का जरिया बनता है। दूसरी बात, कई घर ऐसे हैं जिनके पास में डॉग हैं, पाले हुए हैं उन्होंने, लेकिन उन्हें सुबह या शाम को घुमाने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि इनके लिए भी बाहर घूमने जाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो एक तो इनका खाना हजम नहीं होता, इनकी एक्सरसाइज नहीं होती है, तो फिर अनेक तरह की परेशानियां होती है। लेकिन मालिक के पास इतना वक्त नहीं है, तो ये भी किया जा सकता है कि आप उनके डॉग को लेकर के, यानी कि 10-15 जो भी घर हैं उनके सबको साथ में लेकर के कहीं उन्हें घुमाने ले जाए और घुमा फिरा करके फिर से उनके घर पे उन्हें छोड़ दे, तो वो भी एक कमाई का माध्यम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और आजकल बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ये चीज, तो वो पूरा मतलब डॉग से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, उसके सोने का इंतजाम, ठंड से बचाना है तो क्या करना है, तो ये सब चीजें हर डॉग्स के लिए अलग अलग होती है, जरूरत के हिसाब से करते हैं और ये अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको जानवरों से प्यार है तो डॉग ब्रीडिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। बड़ा नादान है बगियन बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना
जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। कुछ बोले ना, वो मुख देखे कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है। बन के रहे वो अनजाना हो, बन के रहे वो अनजाना, भंवरा बड़ा नादान है। कुछ बूझे कैसा अनाड़ी लागे रे, वो कैसा अनाड़ी लागे रे, भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा। गीत हमने सुना और श्रोताओं के कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं फेसबुक के माध्यम से और उनके विचार हमें जानने को मिल रहे हैं, तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वो अपने विचारों से हमें अवगत करवा रहे हैं। एक श्रोता ने जो हमने सकारात्मक सोच के बारे में लिखा था, बात की थी, तो श्रोता लिखते हैं कि आज सकारात्मकता के बारे में जो बातें हो रही है वो ठीक लग रही है, चाहे पढ़ाई की बात हो या जीवन में आगे बढ़ने की बात हो, जो भी मिला है उसी में संतोष मानना चाहिए। और कहते हैं कि मेरा पौत्र अभी 5वीं कक्षा में है और रिजल्ट में कोई भी विषय में कुल मार्क्स में से 1 मार्क्स भी कम मिले तो उदास हो जाता है और अपने पर ही गुस्सा हो जाता है, तो हमें उसे समझाना पड़ता है कि बेटा मुझे तो इससे भी कम मार्क्स आते हैं, तो इस बात में इतनी भी कोई वो बात नहीं है कि उदास हुआ जाए। तो बिल्कुल सही बात है, कि बच्चों को जब हम समझाएंगे कि भाई यही, तभी वो समझेंगे उस चीज को। आज
मंगलवार है जैसा कि हमने बताया, और हमने कुछ नई बातें भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल की है, जैसा कि तुमने कल बताया था जी अपनी हाँ। सखियों को, सहेलियों को और श्रोताओं को। तो आज जो है सखी विशेष के अंतर्गत हम किसी खेल प्रतिभा की बात करेंगे। जी। तो आज की जो खेल प्रतिभा है वो है हम्पी कोनेरू, जो कि शतरंज खिलाड़ी है ना। अच्छा। हम्पी कोनेरू एक भारतीय शतरंज की ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी है, और जनवरी 2010 में इनका फाइड स्तर है, FIDE फाइड स्तर, जो कि इन खिलाड़ियों की एक रैंक होती है उसके बारे में है ये। तो 2614 ये इनका फाइड स्तर था, जिससे वो संसार की दूसरे स्थान की महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई। और 2007 में इन्होंने सुशांत पोलगर द्वारा स्थापित 2577 के स्तर को पार किया और विश्व में दूसरे स्थान की सबसे बड़ी खिलाड़ी होने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। हम्पी शब्द का अर्थ होता है विजयी, इसलिए हम्पी के पिता अशोक कोनेरू ने और माता लता ने मिलकर इनका नाम रखा हम्पी। हम्पी के पिता अशोक कोनेरू आंध्र प्रदेश राज्य शतरंज में प्रतिनिधित्व कर चुके थे। हम्पी में भी उन्हें अनेक संभावनाएं नजर आईं, तो हम्पी के पिता ने प्रशिक्षक के तौर पर हम्पी को शतरंज के दांव पेच सिखाने शुरू कर दिए। बिल्कुल, और मात्र 6 वर्ष की आयु से ही हम्पी ने खेल में रुचि लेना शुरू कर दिया था, और मात्र 9 वर्ष की आयु में हम्पी ने शतरंज में 3 राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। सन 2002 में वे सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी, और तब उनकी उम्र केवल 15 वर्ष 1 महीना और 27 दिन थी, यानी इतनी कम उम्र में हाँ वो ग्रैंड मास्टर बनी। तो ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है, और ऐसी जो हमारी देश की बेटियां हैं हमें उन पर गर्व है और बड़ी खुशी होती है जब हम उनके बारे में बात करते हैं। और इन्होंने कई पुरस्कार अपने नाम किए, जिनमें प्रमुख है 1999 में एशियाज यंगेस्ट वुमेन इंटरनेशनल मास्टर, 2001 में इंडियाज यंगेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर, 2003 में अर्जुन अवार्ड, 2007 में पद्मश्री, 2019 में वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप और 2020 में कैरेंस कप में इनको पुरस्कार मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो देश की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही हैं। तो जो हम्पी ने शतरंज के उसमें किया, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल, और हम अपनी सखियों को यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को हम सखी विशेष के अंतर्गत इसी तरह से किसी भी खेल प्रतिभा के बारे में लेकर हम बात चर्चा करेंगे। हाँ, तो अब सुनते हैं एक गीत।
ठंडी हवाओं का दौर तो चल ही रहा है। बिल्कुल हमारे संग संग चल रही है। हाँ, तो उनसे थोड़ा बचाव अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और अगर ठंडी हवा के बीच अगर आप कहीं चले गए तो तबीयत खराब होने की संभावना बिल्कुल, बनी रहती और है। आपके स्वास्थ्य के साथ साथ जो सौंदर्य। आपके सौंदर्य के ऊपर भी उसका असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल। और अब जब सौंदर्य की बात आती है तो आँखों का उसमें बहुत विशेष महत्व होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आँखों के बारे में तो कई सारे गीत भी बने हैं कि जिसमें तुम्हारी आँखें देख कर हाँ। ये हम भूल जाते हैं। हाँ, तो आँखों यानी ही आँखों में इशारा हो गया। हाँ, यानी आँखों के ऊपर कई गीत बने हैं, क्योंकि सौंदर्य की जब बात चलती है तो आँखों का एक विशेष स्थान होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आँखों के नीचे काले घेरे से बन जाते हैं, तो उसके कई सारे कारण होते हैं। तो आँखों के नीचे कालापन या काले घेरे सौंदर्य में बाधक होते हैं और इन्हें छुपाने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, किसी क्रीम या किसी पाउडर का सहारा लेते हैं। ये सोचते हैं कि भाई छुप जाएंगे, नहीं दिखेंगे तो जरा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये काले घेरे होते क्यों हैं, और अगर कारणों को दूर करेंगे तो ये काले घेरे भी अपने आप दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, और कम सोना, नींद की कमी से आंखों में थकान आती है। अगर हम कम सोते हैं तो ऐसी समस्या आती है। थकान शरीर और दिल को सुस्त कर देती है, जिससे रक्त संचरण प्रभावित होता है। इसी तरह अधिक सोने से आंखों के नीचे फूलापन आ जाता है। इसलिए नींद ना कम हो न ज्यादा। 7 घंटे की गहरी नींद शरीर के लिए ठीक रहती है। हाँ, यानी दोनों ही अवस्थाएं बिल्कुल। ऐसी होती है कि जो आपकी आंखों की सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। तो आप निश्चित समय बनाइए कि हम 11 बजे सोएंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 घंटे की नींद आपकी बिल्कुल। पूरी हो जाएगी, तो ये समस्या आने की संभावना कम रहती है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के कारण कई बार एलर्जी भी हो सकती है। आंखों की सज्जा के लिए जो हम इस्तेमाल किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन है, जैसे कि लाइनर है, काजल है, मस्कारा है, आई शेडो, इन सभी चीज़ों से भी एलर्जी के कारण काले घेरे हो जाते हैं। आंखों की नीचे की जो त्वचा होती है वो बहुत नरम होती है, नाजुक होती है, और जब हम ये चीज़ें लगाते हैं फिर उन्हें निकालते हैं तो बार बार रगड़ना पड़ता है, वहाँ पर धोना पड़ता है उसको। तो ये जो बार बार रगड़ने की वजह से हमारी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो भी उत्पाद आप चुने बहुत ध्यान से चुने, और इनको जिन वस्तुओं से बनाया गया है उन्हें जांच ले कि कहीं आपको इन चीज़ों से एलर्जी तो नहीं है। अगर है तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें, और जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उनके बारे में ये ध्यान रखें उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। बिल्कुल, अच्छी और गुणवत्ता वाले हाँ। प्रोडक्ट्स ही लें। और मंजू जी, इसके साथ साथ उसकी जो एक्सपायरी डेट है तो वो भी देखें कि कितने समय में ये चलेगी और कितने समय बाद ही खराब जाएगी। और अगर आपके पास सालों पहले की कोई काजल या पेंसिल या कुछ भी रखा है तो आप उसको हटाई नहीं तो ज्यादा सही है। नेचुरल चीजें पे ज्यादा भरोसा रखें, बिल्कुल। है ना। और नमक के बारे में कहा गया है कि अगर आप भोजन में अधिक नमक खाने के शौकीन हैं तो भी आंखों के नीचे फूलापन आ सकता है। नमक की विस्कोसिटी पानी से अधिक होती है, इसीलिए ये पानी को खींचता है। इस मुश्किल से बचने के लिए भोजन में नमक को सीमित रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। और भोजन के साथ साथ फल में भी बहुत ज्यादा नमक छिड़क के कुछ लोग खाते हैं। हाँ। तो वो भी ना करें, क्योंकि फलों के अंदर एक प्राकृतिक रूप से नमक होता ही है, मीठापन और नमक होता ही है, तो उसका स्वाद ले। और ना कि नमक छिड़क करके उसके स्वाद को बदल लें। नमक के स्वाद से बदले। बिल्कुल। और धूप जो है वो भी इसकी एक वजह है। सूर्य की किरणें वैसे तो शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर धूप तेज हो और त्वचा में मेलानिन ज्यादा तो टैनिंग यानी कि कालापन आने लगता है, और चेहरे पर धूप जब पड़ती है तो त्वचा की नमी को सोख कर टैन कर देती है। तो जब भी धूप में निकले तो थोड़ा सनस्क्रीन लगा लें, या फिर अगर आपको एलर्जी हो इससे भी तो आप छाता लेकर निकले या किसी तरह से आपके चेहरे को ढक कर के निकले। अगर बहुत कड़क धूप में दोपहर के समय आप इसी तरह निकल गए तो आंखों के नीचे या कई बार तो गालों पर भी उससे काले घेरे बन जाते हैं, तो इससे हमें बचाव करना चाहिए। और मंजू जी, छाते के साथ साथ आप धूप का चश्मा लगा लीजिए, है ना, तो उससे भी आंखें बची रहती हैं। और सबसे अहम कारण है आयरन की कमी। जब शरीर में लौह तत्व कम होता है तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन कम पहुंचती है। एनीमिया के मरीजों के चेहरे इसी वजह से पीले दिखते हैं। थकान की भी यही वजह होती है, इसलिए अपने भोजन में आयरन तत्व को कम ना होने दें। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है हम सभी को, बच्चे से लेके बड़े तक सबको, कि बहुत ज्यादा देर आप किसी चीज में ना लगे रहें। जैसे टीवी बहुत देर देख रहे हैं तो भी आपकी आंखों की प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मोबाइल में लगे तो भी समस्या आएगी, या आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो भी आएगी। तो थोड़ी
देर के लिए अपनी आंखों को विश्राम दें, क्योंकि जब हम सुबह से उठते हैं और रात तक हम आंखों के जरिए पूरी दुनिया देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आंखों पर स्ट्रेन तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो उनकी देखभाल करना बहुत आवश्यक है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आंखों के नीचे काले घेरे ना हो तो रोज एक एप्पल खाएं। एप्पल यानी कि उसमें आयरन काफी होता है, तो कहने का मतलब ये कि आयरन की कमी ना हो। बिल्कुल, है ना। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की। ये भीनी भीनी हवा की खुशबू महक है तेरे ही तन बदन की। संभल के बोलो चटक न जाए कोई नवीनी कली चमन की। मेरी कली तुम, मेरी कली तुम अगर कहो तो मैं जिंदगी को बहार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार करूं। हजार बातें हैं ऐसी दिल में जो रुक गई है ज़ुबां पे आके। हजार बातें हैं ऐसी दिल में जो रुक गई है ज़ुबां पे आके। जो बात लब पे मचल रही है वो आज कह दूं नजर मिला के। किसी की होके, किसी की होके ये चैन खो के, मैं दिल को क्यों बेकरार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। बड़ा है धोखा तेरी नजर में, मैं किस तरह एतबार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं। आंखें जब सुंदर हो तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, है ना। तारीफ करते हैं कोई जब किसी के भी सौंदर्य की, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। जाहिर सी बात बता है। दीजिए आपको मिली तारीफ। फिलहाल राज रहने देते हैं ना। बिल्कुल राज रहने देते हैं इस बात को। और आज 2 फरवरी मंजरी वर्ल्ड वेटलैंड डे भी होता है, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र यानी नमी, नमी शब्द के लिए हम आर्द्रता कहते हैं ना। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों को हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। क्योंकि पृथ्वी पर जीवों के विकास की तो एक लंबी कहानी है, और इस कहानी का तो सार यही है कि धरती पर सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि जो हमारे विभिन्न भागों में विद्यमान करोड़ों प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा, चाहे वो नदियों की बात करें, झीलों
नदियों, समुद्रों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जीवों को देखकर हम रोमांचित हो उठते हैं। यानी कि इन सब जगहों पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, नमी में जो पनपते हैं, जिनका जीवन नमी से चलता है, बिल्कुल, तो उनका संरक्षण करना ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जब जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है, तो सोचने वाली बात है कि जिस स्थान पर जलीय एवं स्थलीय जैव विविधताओं का मिलन होता है, वो जैव विविधता की दृष्टि से अपने आप में बहुत समृद्ध होता है। तो दरअसल ये जो वेटलैंड डे है, ये मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो गीली और सूखी जगह जो मिलती है, वहां पर भी बहुत सारे प्राणी, बहुत सारी वनस्पतियां पनपते हैं और वो पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। उन स्थानों का हमें संरक्षण करना है, उन्हें खत्म नहीं करना है, ताकि ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये ठीक तरह से काम करता रहे। और अब ऐसा है कि हमारे प्रोग्राम भी ठीक तरह से आगे बढ़ते रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट करें, यानी कि समय की तरफ देखें। और अब बिल्कुल समय नहीं है कि अपनी बातों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंश्री वर्मा का नमस्कार।